हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। दोस्तों, आज हम एक बहुत पुराने पर बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे की बात करेंगे कि आपका जो साउथ चाइना सी है, हमारा जो दक्षिण चीन सागर है, उसका विवाद क्या है और भारत की यहाँ पर क्या भूमिका है। क्योंकि देखिए, ये जो साउथ चाइना सी है, ये बहुत पुराना मुद्दा ज़रूर है, परंतु हमेशा बार बार आपके बढ़कर आगे आता रहता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने आपके चाइना को रोकने की कोशिश की थी, परंतु चाइना ने उसकी भी अनदेखी कर दी। और अभी जहां पर कोरोना की इस महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है, वहीं पर चाइना ने इस साउथ चाइना सी के अंदर अपनी सैन्य गतिविधियां और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तो खासकर जो साउथ चाइना सी के देश हैं, जैसे कि आपके वियतनाम हो गया, कंबोडिया, आपका थाईलैंड, मलेशिया जैसे जो देश हैं, वहाँ पर कोरोना से निपटने की तो सबसे बड़ी समस्या है ही। साथ साथ में आपके ये चाइना की जो सैन्य गतिविधियां हैं, वो और ज़्यादा इन सब चीज़ों को दुष्कर बना देती हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस संपूर्ण साउथ चाइना सी की क्या क्या दुविधाएं हैं और भारत की इसमें क्या भूमिका है, क्या है साउथ चाइना सी और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पर प्रीलिम्स में बन सकते हैं। तो देखिए, लोकेशन के अकॉर्डिंग आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर वियतनाम और आपके चाइना दो ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा विवाद हैं और हम कई सालों से वियतनाम का सपोर्ट करते हुए आए हैं। तो चलिए पूरा डिटेल में और थोड़ा सा बारीकी के साथ में देखते हैं कि आखिर क्या है भारत की भूमिका और क्यों साउथ चाइना सी का विवाद भारत के लिए इतना महत्व रखता है। दिस सेशन प्रेजेंटेड बाय मी एस के शर्मा एंड आई हैव 5+ years teaching experience. I appeared 2 times interview, 4 times UPSC main, and I also qualified GATE and RAS एग्जाम। देखिए, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। यहाँ पर आप कई एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए मौजूद हैं और एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी टीचर से पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस आपके पास रहता है कि अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो आप हमेशा उसकी रिकॉर्डिंग कभी भी और कितनी भी बार देख सकते हो। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सारे ऑप्शनल्स अवेलेबल है और हर महीने आपके लिए काफ़ी सारे कोर्सेज आते रहते हैं। जैसे कि 5 फाउंडेशन बैचेस आपके लॉन्च हो गए हैं, तो उन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप 2021 की तैयारी कर रहे हो या 2022 की। दोनों ही के लिए आपके फाउंडेशन कोर्सेज अवेलेबल है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है। तो इन सभी के लिए आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। फिर आप जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है 40,000 में ले पाएंगे और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप 48,000 में ले सकते हो। इसमें अगर आप एस लाइव रेफरल कोड यूज कर लोगे तो 36,000 में आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लोगे और एस लाइव के साथ ही 43,200 में आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लोगे। तो ये दोनों ही सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। खासकर आपको इस बैच लाइव को यूज करने का फायदा है कंप्लीट गाइडेंस, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और आपको जो क्विक नोट्स चाहिए हैं प्रीलिम्स के, वो भी आपको अवेलेबल होंगे। खासकर प्रीलिम्स 2020 वाले बच्चे ध्यान दें कि आपके लिए टॉप 200 टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर लॉन्च हो रहा है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। टॉप 200 टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स के आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मेरा कोर्स होगा। और साथ साथ में 2021 और 22 वाले बच्चे मेरे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो एस लाइव रेफरल कोड के साथ में। तो बिल्कुल जीरो से आपको वहां पर तैयारी करवाई जाएगी। तो और कोई डाउट हो आपका किसी प्रकार का, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन नंबर्स पर कांटेक्ट करो और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी समस्या हैं, उनके बारे में आप हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले लोकेशन आप देख ही लीजिए साउथ चाइना सी की, कि हमारा साउथ चाइना सी एक बहुत ज़्यादा महत्व है। खासकर आपका यहाँ पर जो मलाइका स्ट्रेट है, वो पूरे एशिया से 80% व्यापार को रखती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ पर ये जो लाइन है, ये आपके कंप्लीट
दक्षिण चीन सागर को दर्शा रही है। इसमें कई प्रकार के आपके आइलैंड्स आते हैं, जैसे कि पैरासल द्वीप है, स्पार्टले आइलैंड है आपका, और भी कई आइलैंड है जैसे कि रिवाऊ, स्कॉर्बल, ऐसे कई आइलैंड है। तो देखिए ये जो हमारा दक्षिण चीन सागर है यह प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है एवं एशिया के दक्षिण पूर्व में आने की वजह से इसे दक्षिण चीन सागर कहा जाता है। यह चीन के साथ में एक सीमांत सागर है जो कि आपके सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक फैला हुआ है। यह आपके ताइवान की खाड़ी, ये रहा ताइवान, ताइवान की खाड़ी से लेकर इधर सिंगापुर तक फैला हुआ है। और इसके पास इंडोनेशिया की करीमाता, मलाइका, फार्मोसा, जलड मरु मध्य हैं स्ट्रेट्स। मलाइका स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। करीमाता स्ट्रेट भी यहीं पर है, मलाइका स्ट्रेट तो है ही, और फॉर्मोसा स्ट्रेट भी है। एवं इसके साथ साथ मलय एवं सुमात्रा प्रायद्वीप भी यहाँ पर आते हैं। मलय पेनिनसुला और जो सुमात्रा पेनिनसुला है वह भी यहाँ पर आएगा। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण चीन सागर का दक्षिणी भाग चीन की मुख्य भूमि को भी स्पर्श करता है, तो वही इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ताइवान की दावेदारी भी है। ताइवान भी यहाँ पर अपनी दावेदारी रखता है और चीन भी यहाँ पर आपके अपनी दावेदारी को रखता है। और देखिए यहाँ पर पूर्वी तट पर बात की जाए तो वियतनाम आपके काफी ज्यादा दावेदारी रखता है और अनक्लॉज के कुछ नियमों के अनुसार भी इसकी दावेदारी साबित होती है। वहीं कंबोडिया भी इसे स्पष्ट करता है। पश्चिम में इसके फिलीपींस है और दक्षिण चीन सागर के उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया का दो द्वीप हैं, बंका द्वीप और बेतुंग द्वीप। बंका एवं बेतुंग द्वीप आपके इसके दक्षिण चीन सागर के उत्तरी इलाके में पाए, इंडोनेशिया के उत्तरी इलाके में पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई हमारे लोकेशन की। अब थोड़ी सी एक चीज और ध्यान रखिए क्यों ये महत्वपूर्ण है। देखिए दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है। इट इज द बिजिएस्ट रूट, जहां पर बहुत बड़ा व्यापार होता है। पूरे एशिया का 80% व्यापार यहीं पर मलक्का स्ट्रेट मलक्का जलड मरु मध्य से संबंधित है। तो ये व्यापार और परिवहन दोनों ही चीजों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपके इसके साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश और उनके द्वीपों से भी चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेका, ब्रूनी, दारुसलाम, फिलीपींस, ताइवान और जो आपका स्कार्बोराफ रीफ है, ये सब चीज देशों में विवाद है। कोई मेन विवाद तो देखा जाए तो जो सबसे बड़ा विवाद है वो है वियतनाम और चीन के बीच में, पर इसके अलावा अन्य देश भी यहाँ पर विवादित हैं जो कि हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी और फिलीपींस, ताइवान वगैरह। मेन जो जड़ है यहाँ पर विवाद की, जो मेन मुख्य जड़ है वो जड़ है आपके स्पार्टली और पैरासिल द्वीप। स्पार्टली और पैरासिल नाम के दो द्वीप हैं जो सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ है। और वहां पर क्यों लड़ाई की जड़ है? क्योंकि वहां पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के पूर्ण भंडार हैं, बहुत बड़े भंडार हैं। तो देखिए ये है आपका पूरा साउथ चाइना सी, ये वाला आपका पैरासिल द्वीप है। 1 मिनट, हाँ, ये वाला जो एरिया है ये आपका पैरासिल द्वीप है, ये वाला आपका स्पार्टले आइलैंड है। और जो पैरासिल द्वीप और जो स्पार्टले आइलैंड है उसमें देखो पैरासिल द्वीप पे कौन कौन, चीन, आपका चीन के साथ साथ ताइवान, वियतनाम, ये 3 देश आपके इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। 3 देश इस पर विवाद रखे हुए हैं पैरासिल द्वीप पर, वियतनाम, चीन और ताइवान। ऐसे ही अगर बात की जाए स्पार्टले आइलैंड की तो यहां पर आपकी चीन, आपका फिलीपींस, आपका मलेशिया और आपका वियतनाम, ये 4 देशों के बीच में विवादास्पद बना हुआ है स्पार्टले आइलैंड। चीन, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम,
इन 4 देशों में स्पार्टले आइलैंड आपके विवादास्पद है। और यहीं पर आपके रीफ मिलती हैं, शोल्स मिलते हैं, स्कारबोर रीफ मिलती है, जहां पर आपके ताइवान, आपका वियतनाम, चीन और फिलीपींस अपने अधिकार जताते रहते हैं। तो मेन जो मुद्दा है वो इन 2 द्वीपों का है, स्पार्टले और पैरासील, जहां पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के परिपूर्ण भंडार हैं, और इसी को ही हड़पना चाहता है चीन। तो देखिए चीन क्या है यहाँ पर आपके, चीन आपके एक लाइन मानता है जिसे कहते हैं 11 डैश लाइन। क्या कहते हैं? 11 डैश लाइन। और कालांतर में इसका नाम परिवर्तित होकर हो गया, बाद में से 9 डैश लाइन बना दिया गया। क्या बना दिया गया इसको? 9 डैश लाइन। और चीन कहता है कि जहां तक ये 9 डैश लाइन है वहां तक मेरा अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स पर कुछ ऐसी गतिविधियां भी चीन ने की हुई है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। कुछ कृत्रिम आइलैंड भी चीन बना चुका है जो विभिन्न प्रकार के अनुसंधान और खुफिया चीजों के लिए वह प्रयोग में लेता है। इसीलिए चीन कहता है कि ये जो 9 डैश लाइन है आपके, ये यहां से लेकर ये आपके 9 डैश लाइन है चीन की, ये पूरा जो एरिया है ये आपके चाइना का है। तो ये जो कंप्लीट एरिया है ये वाला, ये पूरा एरिया चाइना लेना चाहता है, जिसमें ना सिर्फ स्पार्टले और आपका ये स्पार्टले आइलैंड और आपका पैरासेल आइलैंड आया, बल्कि अन्य सभी महत्वपूर्ण पार्ट भी उसने ले लिए। इवन ताइवान को तो बिल्कुल ही अपने अंडर में ही ले लिया। तो इसी 9 डैश लाइन को कोई भी नहीं मानना चाहता, खासकर वियतनाम। और आपके इसी 9 डैश लाइन के अगेंस्ट में आपके परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया था, जो कि नीदरलैंड में है। पर आपकी इसकी बात की भी अनसुनी कर दी चाइना ने। और अब जहां पर कोरोना वायरस बहुत ज्यादा भयानक होता जा रहा है, वहां पर आपके ये दक्षिण एशिया के ये देश कोरोना से लड़े या फिर आपके चाइना की सैन्य गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही करे, तो यहां पर आपके दोगली चाल चलता हुआ नजर आ रहा है आपका चीन। तो देखिए यहां पर जो विवाद का मुख्य कारण है वो है विभिन्न समुद्री क्षेत्रों पर दावा। दक्षिण चीन सागर का 80% हिस्से को चीन अपना मानता है। 9 डैश लाइन के तहत जो दक्षिण चीन सागर का 80% भाग है उसे चीन अपना हथियाना चाहता है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जो कि प्राकृतिक तेल और प्रचुर गैस की मात्रा को रखता है, और इसी का फायदा चीन अपनी ऊर्जा सुरक्षा नीति के अंतर्गत अपनाना चाहता है। तो यहां पर लगभग करीब 1 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल तथा मूंगे के विस्तृत भंडार हैं, जिस पर आपके नजरे गड़ाए बैठा हुआ है चीन। और यहीं पर आपके देशों के लिए महत्वपूर्ण जल क्षेत्र भी हैं, और साथ साथ भौगोलिक स्थिति के कारण यह सामरिक महत्व भी रखता है, क्योंकि अगर एक बार चीन का इस एरिया पर अधिकार हो जाता है तो वह पूरे एशिया के व्यापार को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि मलाइका स्ट्रेट पूरे एशिया के 80% से ज्यादा व्यापार को करती है। और खासकर इंडिया का जो आयात निर्यात है उसका अधिकतम भाग मलाइका स्ट्रेट से ही होकर जाता है, मलाइका जलद मरुमध्य से ही होकर जाता है। तो अगर चाइना इस साउथ चाइना सी के इस विवाद को जीत लेता है या आधिपत्य कर लेता है, तो वह भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिकल डिप्लोमेटिक हार होगी, क्योंकि भारत ने ही वियतनाम की सहायता करते हुए वहां पर भारत ने अपनी ONGC विदेश लिमिटेड का एक प्लांट भी खोल दिया है, और हम वहां पर ऑयल को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं वियतनाम की मदद से। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हमें वहां पर काफी नुकसान देखना पड़ेगा। तो देखिए इस विवाद की शुरुआत हुई थी 1947 में, जहां पर चीन गणराज्य में जब कुओमितांग सरकार हुआ करती थी, तब इन्होंने एक 11 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को रखा। फिर क्या होता है आपका, जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आती है तो उन्होंने आपके वर्ष 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया, और इसके बाद गल्फ ऑफ टोंकिंग को 11 डैश लाइन से बाहर कर दिया। 11 डैश लाइन से गल्फ ऑफ टोंकिंग की जो खाड़ी है उसे बाहर कर दिया गया। और इसके साथ साथ अब एक नई लाइन बनकर आती है जिसे 9 डैश लाइन कहा जाता है, जो कि दक्षिण चीन सागर पर चीन द्वारा खींची गई 9 आभासी रेखाएं हैं, और इसी को वो मान रहा है।
ये मान रहा है चीन कि ये शुरू से ही हमारे पास था, और जबकि ये बाद में 1949 में खींची गई एक आभासी काल्पनिक रेखा है जिसे वो अपनी मन मर्जी से जबरदस्ती से माने बैठा है। तो ये चीज उन्होंने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने गलत की, और उसी पर अपना हठधर्मिता को ये दिखा रहा है। तो देखिए, चीन ने वर्ष 1958 में एक घोषणा पत्र में 9 डैश लाइन के आधार पर अपने साउथ चाइना सी के द्वीपों पर दावा ठोक दिया। फिर खासकर जब ये दावा आया तो वियतनाम ने इसकी प्रतिक्रिया दी, और वियतनाम के स्पार्टली और पार्सल द्वीप समूह को 9 डैश के अंतर्गत समाहित कर लिया। हकीकत में स्पार्टले और 9 डैश लाइन, अगर हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज अनक्लॉज की बात माने, जो कि कहता है कि किसी भी देश के सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो हिस्सा होता है वह उसी देश का होता है, तो उस आधार पर उन नियमों को माना जाता है। तो स्पार्टले और पार्सल द्वीप आपके वियतनाम के हैं, ना कि चाइना के। पर चाइना तो है दोगला, उसने यहाँ पर अपना दावा ठोक दिया आभासी 9 डैश लाइन को मानते हुए, जो कि सरासर गलत था। और इसी बात को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी कहा, पर उसने इस बात को नहीं माना। और फिर यहीं से चीन और वियतनाम के बीच में विवाद चालू हो गया कि आपके भी घर पर कोई कब्जा करेगा तो डेफिनेटली विवाद तो होगा ही होगा। और साथ साथ इसी 9 डैश लाइन में फिलीपींस का जो स्कारबोरो द्वीप है वह भी आ जाता है, और इंडोनेशिया का नातुना सागर क्षेत्र भी इसी में सम्मिलित हो जाता है। तो इंडोनेशिया से भी विवाद, वियतनाम से भी, और फिलीपींस से भी, और ताइवान से भी विवाद आपके ये 9 डैश लाइन बना लेती है, क्योंकि ये पूरे दक्षिण चीन सागर का 80% हिस्सा रखती है। और चाइना की नजर है अपनी भविष्य की ऊर्जा परियोजनाओं पर और यहाँ के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर। तो इसीलिए चीन अपनी दोगली नीति को दर्शा रहा है। अब देखिए, चीन के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कैसे, क्योंकि देखो, चीन और यूएसए में जब भी विवाद हुए हैं तो हमेशा अमेरिका ने चीन को धमकी दी है कि वो इस क्षेत्र से आपके चीन के आयात निर्यात के व्यापार को रोकने का सामर्थ्य रखता है, और ये आसानी से अमेरिका कर भी सकता है। तो खासकर अगर कल को यूएसए और चीन के बीच में कभी कोई युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो जगह होगी वो आपके दक्षिण चीन सागर ही होगा, और जो सर्वाधिक युद्ध होने की संभावनाएं हैं वह भी आपके दक्षिण चीन सागर के इर्द गिर्द होगा। और यही एक ऐसा पॉइंट बनता है दक्षिण चीन सागर का कि जहां पर से यूएसए आराम से आपके चाइना को हरा भी सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। और जब जब विवाद हुए हैं, जब जब चाइना ने अपनी दोगली नीति दिखाई है, तब तब यूएसए ने आपके मलाइका जलद मरुमध्य और जो आसपास के संपूर्ण व्यापारिक परिवहन के जलमार्ग हैं उन्हें रोकने की धमकी दी है। तो इसीलिए आपके चाइना संपूर्ण कंट्रोल करना चाहता है इस पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर, चाहे वह अनक्लॉज के नियम को माने या ना माने, परंतु वह पूर्ण रूप से कंट्रोल करना चाहता है कि 100% मेरा ही कंट्रोल हो, क्योंकि ये उसका एक वीक पॉइंट है। और अगर साउथ चाइना सी अगर आपका निकल जाता है चीन के हाथ से तो ये उसकी एक बहुत बड़ी रणनीतिक हार होगी, और चाइना इस हार को नहीं मानना चाहता है। इसीलिए वो अभी इस कोरोना के टाइम का फायदा उठाकर अपनी सैन्य गतिविधियों को दक्षिण चीन सागर में बढ़ा रहा है, जो कि चाइना की बुरी मानसिकता को और चाइना के महर नजर डाले। अनक्लॉज 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सीज के सिद्धांतों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र एवं निर्बाध जल का समर्थन होना चाहिए, कि कोई भी यहाँ पर कहीं पर भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो, परिवहन के लिए आपके निर्बाध रूप से काम किया जाए। तो उसी अनक्लॉज के नियम का भारत बिल्कुल स्पष्ट रूप से समर्थन कर रहा है। साथ साथ भारत चीन विवाद में शामिल सभी देशों को किसी भी प्रकार की धमकी और बल का प्रयोग किए बिना आपसी विवादों को हल करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो न चाहते हुए भी जटिलताएं पैदा हो जाएंगी एवं शांति एवं स्थिरता को खतरा होगा, और फिर विश्व युद्ध के कारण भी साउथ चाइना सी बन सकते हैं।
तो इसीलिए भारत यहाँ पर भी शांति और समझदारी का पैगाम देता हुआ नजर आ रहा है। हमेशा हम चीजों को बैठकर शांति से सुलझाने की ही कोशिश कर रहे हैं। परंतु अगर आपके फिर भी चाइना नहीं मानता है तो यूएसए, अमेरिका और इस वक्त पूरे विश्व मिलकर चाइना को दबाने की क्षमता भी रखते हैं और दबा भी सकते हैं। बस अभी हम थोड़ा सा कोरोना से लड़ने में ज्यादा व्यस्त हैं और उसी चीज का फायदा यहां पर चीन उठाना चाह रहा है। तो देखिए, भारत, वियतनाम और फिलीपींस जैसे सैन्य साजो सामान के आयात निर्यात की गतिविधियों को भारत ने कई बार बढ़ा दिया है। हमारे यहाँ काफी गतिविधियां हैं। भारत पूर्वी एशिया, खास तौर पर चीन के साथ विवाद में उलझे हुए देशों से महत्वपूर्ण सैन्य भागीदारी भी रखता है और आगे भी उभर सकता है। अगर चाइना नहीं माना तो हम बहुत ज्यादा सैन्य गतिविधियां बढ़ाएंगे, सैन्य भागीदारी बढ़ाएंगे और दक्षिण एशिया के इन सभी देशों का समर्थन करेंगे। तो डेफिनेटली हम हमारे हितों की रक्षा के लिए भी और एक वैश्विक पटल पर एक प्रतिनिधित्व करने के लिए भी, खासकर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधित्व के लिए, हम सैन्य गतिविधियों को भी भारत यहाँ पर बढ़ाएगा। यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं और साथ साथ आपके जो पूर्वी एशियाई पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमें रिश्ते भी सुधारने हैं। आपको याद हो तो हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी इसीलिए चलाई थी कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे, हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अनुसरण करेंगे। तो जो आपके एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी है वह भी साफ साफ इस बात को दर्शा रही है कि हमारी दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत बिल्कुल एक्टिव पॉलिसी वर्क। और यहां पर आप माना कि हम लोग शांत देश हैं, पर साउथ चाइना सी में अगर कोई भी विवाद होता है और चाइना अपने दोगलेपन की नीति फिर अपनाता है तो भारत यहाँ पर बहुत ही एग्रेसिव रूप में भी काम करेगा और चाइना को हर संभव प्रयास किया जाएगा। और उसके लिए आप देख ही सकते हो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ही हमने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा हुआ है। तो अगर कोई भी विवाद होता है तो इस पर बात आएगी, और अगर इस पर बात आएगी तो फिर इस पूरे समूह में भारत कूद पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए 9 डैश लाइन जो है, जो कि काल्पनिक 9 है, उसे ना इंडिया मानता है ना वर्ल्ड, तो इसके निर्णय को भी हमने ठुकरा दिया है। 9 डैश लाइन को इंडिया बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। साफ साफ हमने इस 9 डैश लाइन को ठुकराया है और इस पार्टले आइलैंड पर ऑलरेडी हम ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। और पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो संबंध खराब कर रहा है चीन, उसे भी भारत ने गलत बताया है। भारत इसको अपना कद बढ़ाने का सुअवसर भी मानता है। भारत को अगर यहाँ पर दक्षिण चाइना सी में कुछ चीज़ों को सुलझाना पड़ा तो उससे हमें काफ़ी फायदा होगा और ये हमारे लिए एक बेहतर विकल्प होगा, जहाँ पर हम हमारे नेतृत्व को पूरे वैश्विक पटल पर लेकर आ सकते हैं। तो इट इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी। तो ये हम डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर भारत क्या करेगा, अमेरिका के साथ मिलकर भारत अपने क्षमताओं में वृद्धि कर लोगों की सहायता करेगा, खासकर वियतनाम की, और इस क्षेत्र में चीन की बढ़ रही आक्रामक भूमिका को संतुलित करने में भारत अमेरिका का जो भागीदारी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत का आक्रामक रुख अगर चाइना नहीं मानता है, और ये जो अमेरिका और इंडिया का जो यहाँ पर अलायंस बनेगा वो सबसे भयानक होने वाला है। तो यहाँ पर इंडिया और यूएसए बिल्कुल साथ साथ मिलकर चाइना को दबाते हुए नजर आएंगे। तो किसी भी हालत में हम साउथ चाइना सी को तो हमारे अंडर से नहीं जाने देने वाले, क्योंकि देखो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है आपके पीसीए, जो कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने साफ साफ कहा था कि आपके जो 200 नॉटिकल माइल है अनक्लॉज के नियम के अनुसार, ये जो 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है वो आपके वियतनाम का ही है। तो इस पर हक वियतनाम का ही होगा, ना कि चाइना का। चाइना की ये जो काल्पनिक 9 डैश लाइन है इसे बिल्कुल भी आपके यूनाइटेड नेशन के समुद्र के जो नियम है अनक्लॉज वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो इसी का समर्थन करते हुए ना सिर्फ यूएन बल्कि सभी विकसित राष्ट्र नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप एक भारत की बेहतरीन डिप्लोमेसी का एपिसोड देख सकते हो।
तो यहाँ पर भारत की जो बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी और डिप्लोमेसी होगी वो आप साउथ चाइना सी में देख पाएंगे। और यहाँ पर जितनी भी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के अनुरूप, माना कि कोरोना की वजह से अभी कोई देश ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर जब भी आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ेंगी तो ना सिर्फ भारत और अमेरिका बल्कि पूरा विश्व एकजुट होकर भारत के साथ, अमेरिका के साथ खड़ा हुआ दिखेगा और चाइना को यहाँ पर दबाया जाएगा। तो माना कि ये एक मौका था जिसका सैन्य गतिविधियां बढ़ाकर चाइना आपके फायदा लेना चाहता है, पर अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस की भाषा में बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ चाइना की इस नाजुक मौके पर बेवकूफ़ी ही कहलाएगी कि वो सोच रहा है हथौड़ा गर्म है चोट कर दो। पर कभी कभार इस प्रकार के हथौड़ा गर्म होने से चोट करने के बाद में देखना भी चाहिए कि किस चीज पर चोट की जा रही है। और ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है साउथ चाइना सी का कि अगर यहाँ पर चाइना लगातार प्रतिक्रिया करेगा तो ना सिर्फ वो अपनी छवि को बिगाड़ेगा बल्कि पूरी तरीके से वह अलग थलग हो जाएगा, क्योंकि शायद इस मुद्दे को रूस जैसे देश भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी रूस ने इस प्रकार के मुद्दे पर अपने ज्यादा वक्तव्य नहीं दिए हैं और अकेला चाइना ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से ये बेवकूफ़ी होगी कि इस टाइम पर अपनी सैन्य गतिविधियों को चाइना ने बढ़ाया है। अगर चाइना थोड़ा सा भी समझदारी दिखाएगा तो निश्चित ही यहाँ पर पीछे होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर हमारी इंडिया की डिप्लोमेसी और इंडिया की जो वक्तव्य है, इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है, लीडरशिप है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में और खासकर इंटरव्यू के अंदर। प्रीलिम्स के अंदर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मेंस में आपके पूरे इशू पर क्वेश्चन, और खासकर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ सारी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज करते हुए चलो, क्योंकि समसामयिक मुद्दों से जुड़े रहना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लगातार समसामयिक मुद्दों से जुड़े रहो और सुबह जो आपके इंडियन एक्सप्रेस की क्लास होती है उस न्यू क्लास में भी आप सभी आइए ताकि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में हम जान सकें। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, फाउंडेशन बैच और टॉप 200 करंट अफेयर्स के बैच को ज्वाइन करने के लिए SS लाइव रेफरल कोड को यूज कर सकते हो। कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो गुड नाइट एवरीवन, हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन।